क्लियर आ जाएगी, जो ट्रेंड है, ट्रेंड पता चल जाएगा कि किसके फेवर में जा रहा है। और हमें यकीन है कि ये कांग्रेस के फेवर में जाएगा, इंडिया गठबंधन के फेवर में जाएगा। क्या लग रहा है कि कांग्रेस अभी भी 1 घंटे की बात एनके सिंह साहब कह रही है कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन 1 घंटे वेट, अभी आपको लगता है कि ये इतना कन्वर्जन हो जाएगा महाराष्ट्र में कि तब्दीली या बीजेपी की जगह वो कांग्रेस लिखा जाएगा 128? भी उन्होंने जिक्र किया, मैं उस मुद्दे पर भी आपसे कमेंट चाहूंगी क्योंकि ये मुद्दा तो चुनाव से पहले ही गर्मा गया था। हाँ, धारावी वाला था। और आप देखेंगे कि धारावी और पूरे इलाके का जब वो आएगा ना, तो उसमें इंडिया गठबंधन को एडवांटेज होगा, क्योंकि वो एक फैक्ट है। और ये बात सही है कि वो किसी एक उद्योगपति को, अडानी को खास करके, वो लैंड्स दिए जा रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो एक मुद्दा था, धारावी एक बड़ा मुद्दा था और आसपास के इलाकों को भी उसने मुतासिर किया। तो वो आप अगर ट्रेंड देखेंगे, जो कि थोड़ी देर में आ जाएगा, तो समझ में आएगा कि धारावी में एनडीए अच्छा कर रही है, लेकिन इंडिया अच्छा कर रही है। लेकिन अभी आप देखिए, झारखंड में एनडीए से बेटर है इस समय इंडिया, इस समय, जो कि पहले नहीं था। पहले 2 घंटे अगर आप देखें तो इंडिया गठबंधन आपके उस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है कि 51 है, जिसमें कांग्रेस तो 12 है, लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी 32 है। तो इसका सीधा मतलब है कि एक बेटर पोजीशन में है। तो हम लोग अगर एनालाइज करें तो महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अलग है और झारखंड की बिल्कुल अलग है। तो अगर वो कह रहे 1 घंटा वेट कर देंगे तो मुझे लगता है कर लेना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र चेंज होगा ये बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी है। महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होना है। हाँ, यहाँ पे है, चूंकि छोटा राज्य है, तो इसमें छोटे राज्य में आप ये एफोर्ड कर सकते हैं कि अर्ली डिसीजंस दिखाई देने लगे। महाराष्ट्र पे हाँ, थोड़ा बहुत वेट किया जा सकता है अभी। इस वक्त केशव प्रसाद मौर्य कुछ कह रहे हैं यूपी उपचुनाव पर, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। बैठता है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टेज सपा जैसी पार्टी की राजनीति के अंत का संकेत है 2024 का या विधानसभा उपचुनाव। तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के नतीजों पर जो अभी फिलहाल, हालांकि समाजवादी पार्टी वहां पे कई सीटों पे लीड लेती दिख रही थी, लेकिन ये वायनाड के नतीजे भी, रुझान भी आ रहे हैं। 1 लाख वोट से आगे हैं प्रियंका गांधी। मुझे लगता है कि एक मार्जिनल विक्ट्री यहाँ पे होगी। ये भले ही अभी रुझान हो, लेकिन ये तब्दीली नतीजों में शायद इससे बड़ी भी हो सकती है। वायनाड में राहुल गांधी ने वो सीट छोड़ी, उसके बाद उपचुनाव वहाँ पर हो रहे हैं। विकास चंद्रा भी हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़े हुए हैं। विलास अठावले हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए। सबसे पहले विकास का रुख करूँगा। विकास, जलेबियाँ छनती हुई तस्वीरें सुबह से आने लगी थी, लेकिन मुझे लगता है महाराष्ट्र के नतीजों ने शायद उसकी रफ्तार बढ़ा दी क्या? हाँ, महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी यहाँ लोगों में उत्साह है, लेकिन झारखंड को लेकर के बीजेपी के नेता अभी कुछ इस पर बोलने से बच रहे हैं। हालांकि 2 दिन पहले जो एक बड़ी जिम्मेदारी झारखंड में बीजेपी के नेता को दी गई थी, बड़े नेता हैं, उनसे मैंने बात की थी कि झारखंड में क्या कुछ होगा, तो उन्होंने ये इशारा किया था और कहा था कि झारखंड में हम आदिवासी वोट में ठीक से सेंध नहीं लगा सके और इस बार झारखंड में आदिवासी और मुस्लिम एक साथ हो गए हैं, तो जिसका नुकसान बीजेपी को होगा। तो 2 दिन पहले एक संगठन के नेता के द्वारा ये बात कही गई थी और बहुत हद तक अब तक के जो रुझान सामने आए हैं उस पर वो दिखाई भी असर दे रहा है। हालांकि यहाँ तमाम जो नेता मौजूद हैं पार्टी दफ्तर में, उनका कहना है कि अभी इंतजार करना ही अच्छा है, क्योंकि असेंबली की सीटें ज़्यादा नहीं हैं, तुरंत परिणाम बदल सकते हैं। ये कोई महाराष्ट्र नहीं है, झारखंड में बहुत कम सीटें, तो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हाँ, ये है कि सुबह जिस तरीके का उत्साह दिखाई दे रहा था, उस उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं है। वैसे भी चुनाव, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि चुनाव कोई भी हो, उसके परिणाम कैसे भी हो, बीजेपी में व्यवस्था उसी तरह की रहती है। और इस बार चूंकि जलेबी छानने से इन लोगों ने शुरू किया है और कहा है कि परिणाम आ जाने दीजिए पूरी रूप से, तब फिर लड्डू बांटेंगे और जो कार्यकर्ता हैं वो ढोल नगाड़ा भी यहाँ पर पीटेंगे। तो महाराष्ट्र को लेकर के काफ़ी यहाँ पर उत्साह है। और हालांकि बीजेपी दावा तो दोनों राज्यों को लेकर कर रही थी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र को लेकर फिलहाल लोगों में उत्साह बहुत दिखाई दे रहा है और थोड़ी सी मायूसी है झारखंड को लेकर। विलास अठावले भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, उनसे लेकिन मनु जी, एक रिएक्शन आपका मैं चाहूँगा। झारखंड में ऐसा क्या देख रहे हैं, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स काम करता दिखा क्या कि जेल गए, उस समय उनकी पत्नी ने, कल्पना सोरेन ने लीड लिया, जबकि वहाँ भी देखिए पारिवारिक
मतभेद की स्थिति थी सीता सोरेन कल्पना सोरेन को लेकर, दोनों एक दूसरे के खिलाफ। कल्पना सोरेन को जैसे लीड मिला, सीता सोरेन अलग हो गई, बीजेपी में आ गई। चंपई सोरेन के साथ हमने वही देखा। क्या हो रहा है वहाँ? देखिए, झारखंड में तो जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोगों की सिंपैथी भी वो हेमंत सोरेन के ही साथ थी। मतलब अगर आप तो, और कांग्रेस को जो सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस ने तो जैसे महाराष्ट्र में कोई बहुत अच्छा इलेक्शन फाइट नहीं करा, उसी तरीके से झारखंड में भी उन्होंने उसी तरीके से काम किया। तो वहाँ हेमंत सोरेन मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा फैक्टर था। बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, और प्लस साथ ही साथ जो पब्लिक सिंपैथी थी वो उनके साथ थी। लेकिन ऐसा है कि अगर हम महाराष्ट्र को देखें तो महाराष्ट्र में अगर यही ट्रेंड रहते हैं और ये रिजल्ट में कन्वर्ट होते हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे की क्या पोजीशन रहेगी, जो शिवसेना है उसकी भूमिका आने वाले टाइम पे क्या होगी। आप देखिएगा कि शिवसेना की बाला साहब ठाकरे के टाइम से एक जो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती थी, वो स्ट्रेंथ थी जो बीएमसी था। बीएमसी में उनका कंट्रोल पिछले 20-25 साल से है, और बीएमसी का जो बजट है वो कई सारे हिंदुस्तान के कई सारे स्टेट से कहीं ज़्यादा है। तो बीएमसी जो कंट्रोल करता है वो मुंबई कंट्रोल करता है, और मुंबई इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल है। तो बीएमसी के कारण उद्धव ठाकरे की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ जो पार्टी की बनती है, उसके पीछे बीएमसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और बीजेपी ने जो एक काम करा वो वहाँ पे बीजेपी या जो भी फैक्टर्स हों, तो उसके कारण बीएमसी का इलेक्शन अभी हुआ नहीं है। और मुझे लगता है कि जैसे ही विधानसभा के रिजल्ट आएंगे उसके बाद हो सकता है कि बीएमसी का इलेक्शन हो, और ये रिजल्ट उस पर भी असर डालेंगे। अगर ये रिजल्ट उस पर असर डालते हैं, आप देखिएगा कि उद्धव ठाकरे की इतनी गंदी पोजीशन रहेगी। ये तो उद्धव ठाकरे या अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें तो दोनों ने ये चीज सोची नहीं होगी। सर, आप तो उद्धव ठाकरे की बात कर रहे हैं, मैं तो राहुल गांधी की भी यहाँ पर बात कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर राजनीतिक कौशलता की बात कर रहे थे ना योगेंद्र जी, तो उन्होंने वो राजनीतिक कौशलता, या मैं अगर राहुल गांधी की यहाँ पर बात करूँ तो आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये बात तो ठीक है जो अभी एनके सर भी कह रहे थे कि जब यहाँ पर मोदी के सामने कौन की बात होती है तो पूरा विपक्ष पर आपको नजर डालनी पड़ती है, कोई एक यहाँ पर ऐसे नजर नहीं आता है। आप देखिए ना कि अब लोकसभा इलेक्शन थे, अब तो देखकर यही लगता है कि ठीक है, ये वन ऑफ चीज थी भाई। उनका एक नारा था संविधान बचाओ, उनका एक एजेंडा था, वो एजेंडा लोगों को समझ आ गया। उन्होंने जो बोला कि भैया कास्ट सेंसस करेंगे, उसके बाद जो रिसोर्सेज हैं, जिसकी जितनी आबादी है उसी के अनुसार उसको हम लोग बांटेंगे, तो वो सारी चीज़ उस समय लोगों को समझ आ गई। उसमें भी आरक्षण मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी चीज़ थी। कहीं कुछ जातियों को लगा कि हो सकता है कि आरक्षण उनसे छिन ना जाए। तो अब जैसे हरियाणा हुआ, हरियाणा को देखकर तो लगता है हरियाणा एक पहले सरप्राइज़ था, लेकिन महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र भी एक सरप्राइज़ है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र जिस तरीके से खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस और उनके अलायंस की है, वो तो मतलब जितने भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर थे या जो भी पत्रकार थे, और मैं उन पत्रकारों की बात कर रहा हूँ जो कि महाराष्ट्र के अंदर बैठे हुए थे और जिन्होंने महाराष्ट्र के अंदर पूरी की पूरी वो है कवरेज करी है। चाहे मेरी वहाँ के कई सारे पत्रकारों से बात हुई थी, तो हर एक का कहना यही था कि नहीं, बीजेपी को एज है लेकिन ये टफ फाइट है। तो अगर ऐसे में ये जो रिजल्ट अगर आते हैं तो इसका मतलब, और सबका एक और कहना था कि कांग्रेस को जिस तरीके से फाइट करना चाहिए उस तरीके से फाइट नहीं कर रही, और बीजेपी रिफ्लेक्ट भी हो रहा है चौथे नंबर पर महाराष्ट्र में। आप देख रहे हैं, हाँ, आप देखिए ना चौथे नंबर पे। क्योंकि हमें लगता था, मतलब हमें क्या लगता था, हमारे जो रिपोर्टर जो हमें इन्फॉर्मेशन देते थे उसी के बेसिस पे हमारी ओपिनियन बनती है। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, बाकियों से भी बात करके हमें लगता था कि कांग्रेस नंबर 2 पार्टी होगी। भले ही कांग्रेस और बीजेपी में गैप हो, नंबर 2 पार्टी होगी, लेकिन यहाँ तो एनडीए अलायंस नंबर 1, 2, 3 तीनों उसी के पार्टनर है, और नंबर 4 पे कांग्रेस है। और कांग्रेस में और जो एनसीपी है उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा गैप है। अजीत पवार और कांग्रेस के बीच में भी आप देखिएगा कि एक गैप है। तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को अपना ऑर्गेनाइजेशन दोबारा बनाना पड़ेगा, और जो उत्साह कांग्रेस के वर्कर्स में, कांग्रेस के नेताओं में जो 6 महीने पहले था, वो उत्साह कहाँ गया? एक बार विलास अठावले का मैं कर लेता हूँ, क्योंकि महाराष्ट्र में जो तस्वीरें बदल रही है। विलास, क्या तस्वीरें दिख रही हैं वो महाराष्ट्र में? देखिए, ये जो कहा